भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य कौन सा? भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य भाई आपका वो है यूएसए। मतलब यूएसए 2020 में क्या हुआ था, यूएसए को 17% से भी ज़्यादा भारत ने ही इसको जो है वो निर्यात किया था। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो यूएई जो है ने उसी भारत के निर्यात के 9% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और पहले स्थान पर आपका आपका यूएसए है। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात भारत यूएसए को करता है। देखते हैं कुछ जो ऑप्शन में दे रखे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है 46 में, सबको पता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। राष्ट्रपति हैं आपके रूस के तो व्लादिमीर पुतिन हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण रोजगार है? तो भाई साहब ये डेयरी उद्योग भी है, मछली उद्योग भी है, पशुपालन भी है और बागानी खेती और जैविक खेती। सब ये आपका बागवानी जैविक खेती सब आपका आता है ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सब्सिडी को समर्थित करता है, तो वो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी समर्थन करता है, जल जमाव और लवणता को भी समर्पित करता है, विकृत फसल स्वरूप को भी समर्पित करता है। यानी कि सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। इतनी चीज़ों को भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी बोलते हैं, जो एफसीआई माने कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया किसानों में खाद्यान्न खरीदता है और सरकार को इनपुट जैसे उर्वरक, बिजली, जल सब्सिडी प्रदान करता है। तो ये सब सब्सिडियाँ देता है। तो यही होता है। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सब्सिडी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जल भराव होता है, लवणता होता है, आपका विकृत फसल स्वरूप को समर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में ट्यूबवेल द्वारा सबसे ज़्यादा खेती होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल द्वारा लगभग 28 से 30% होती है। दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर आपका मध्य प्रदेश पंजाब है, चौथे पर आपका मध्य प्रदेश है। सिंचाई के कई प्रकार होते हैं, जैसे नहर सिंचाई होती है, टैंक सिंचाई होती है, ड्रिप सिंचाई होती है और फव्वारा सिंचाई होती है। भारत में निम्नलिखित से कौन सी आर्थिक प्रणाली का अनुसरण किया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिलाकर चलता है। भारत में दो प्रकार की आर्थिक प्रणालियों का अनुसरण होता है, जिसे पूंजीवाद और समाजवाद को मिलाकर जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। अब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें किसी भी प्रकार की निजी संस्था या कोई निजी व्यवसाय पूंजीगत व्यवस्था का मालिक होता है। यह अर्थव्यवस्था जो होती है वो निजीकरण या पर आधारित होती है। केंद्रित देश होता है इसमें। जो अगर हम सबसे बड़ा उदाहरण देखें पूंजीवाद का तो वो यूएसए हो जाएगा। अब साम्यवाद देखते हैं हम। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है उस आर्थिक प्रणाली से होता है जिसके तहत ये सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित होती है, ताकि समाज में लोगों को कुछ लोक सेवा कल्याण और अवसर प्रदान किए जा सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश है रूस या रशिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का केवल एक ही देश उदाहरण है भारत। दोनों तरीके की क्वालिटी होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई की आधुनिक जो है विधि क्या है? तो वो होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई सबसे आधुनिक है। इसमें होता है क्या, ड्रिप सिंचाई जो होती है, कभी कभी जब देखा ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है इसको, ड्रिप सिंचाई भी कहता है। इसमें होता क्या है, एमीटर या फिर ड्रिम्पर्स नाम का एक आउटलेटर के साथ हम लोग लगे छोटे व्यास के प्लास्टिक पाइप की एक प्रणाली से बहुत कम दर यानी कि 2 से लगभग 20 लीटर प्रति घंटा पर मिट्टी में पानी टपकता शामिल है। इसमें क्या होता है, मिट्टी जो होती है ड्रिप मतलब टिपक टिपक के गिरता है। इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। आमतौर पर इसमें 1 से 3 दिन लग जाते हैं 1 बीघा में भी। तो पंप इकाई, कंट्रोल हेड, मुख्य और उप मुख्य लाइनें, ट्रेटल इस तरीके की होती हैं। सिंचाई के मतलब कई तरीके होते हैं, जैसे जगह चेन पंप होता है, पुली प्रणाली होता है, लीवर प्रणाली होता है जिसको रेट बोलते हैं। तो ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो बाकी बैंकों को कर्जा देती है, वाणिज्य बैंकों को उधार देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब ये जब बैंक जो होगी पैसा वापस करी तो इसको रिवर्स रेपो रेट बोल देंगे। तो इसमें क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट इसका सही रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। रेपो वह तंत्र है जिसके तहत रिजर्व बैंक सरकारी बैंकों या बॉन्ड रेपो की सुरक्षा को मतलब अल्पकालिक आधार पर उधार देता है। हमेशा। बैंक बाद की तारीख में रात या कुछ दिनों में सुरक्षा पुनर्खरीद करने का वचन देता है। एसआरएल मतलब होल्डिंग के अलावा प्रतिभूतियों और रेपो रेट का जो होता है अप्रत्यक्ष होता है नीति दर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आरबीआई के कार्य कौन सा नहीं है? तो देश में बेरोजगारी या रोजगार से उसको नियंत्रण से मतलब मुद्रास्फीति भी
नियंत्रण करना उसका काम है। मुद्रा मतलब जो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को नियंत्रित करना, बैंकिंग पर्यवेक्षण करना, और आपका अंतिम शरण आपका ऋणदाता भी यही होता है। तो इसमें बैंक की आरबीआई के मुख्य कार्य क्या होते हैं? बैंक नोट जारी करना, बैंकर टू गवर्नमेंट होता है, वाणिज्य बैंकों के आंतरिक नकदी का संरक्षण होता है, विदेशी मुद्रा नकदी का संरक्षण होता है, अंतिम शरण ऋणदाता भी यही होता है, केंद्रीय निकासी और लेखा निपटान भी यही करता है, क्रेडिट नियंत्रण यानी कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण भी करता है, और बैंकिंग पर्यवेक्षण भी यही करता है। पर रोज़गार से इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक है सबसे बड़ा, दूसरा केरल है। कर्नाटक है जो लगभग देश का लगभग 70% यहीं से हो जाता है, जिसमें फेमस जगह है कोडाकू, कोडाकू है, चिकमंगलूर है, और आपका हासन जिला, ये सब इसके लिए काफ़ी फेमस है। रोबास्टा और अरेबिका भारत में पाई जाने वाली दो प्रकार की कॉफ़ी है, रोबास्टा और अरेबिका। ठीक है, दो प्रकार की खेत जो होती है। अब होता क्या, आवश्यक तापमान जो होता है आर्द्र भूमि और गर्म भी हो प्लस आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है इसमें। अब होता क्या, आर्द्र भूमि की जलवायु की आवश्यकता होती है, तापमान जो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और वर्षा चाहिए हमें लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर की। कोई पाला हिमपात और 30 डिग्री से ऊपर का उच्च तापमान, तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए वरना ख़राब हो सकती है। ये आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे पाए जाते हैं। केरल रबड़ उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है। असम चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के ठीक बाद 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो कि ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहु परियोजना थी। इसमें जीवन स्तर को सुधारना बहुत से काम थे। 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की खेती प्रणाली में मुख्य उद्देश्य स्वयं और उनके परिवारों की ज़रूरतों को, छोटी छोटी ज़रूरतें उनको निर्वाह खेती बोलते हैं। केवल निर्वाह, जीवन निर्वाह हो जाए उतनी खेती होती है, छोटे किसान करते हैं उनको। उत्तरी भारतीय राज्यों में बाजरा की खेती, भाई बाजरा खरीफ की फसल है, इसमें देखना ही नहीं है कुछ। अब देखते हैं, खरीफ फसलें होती हैं जो जून से सितंबर तक जो होती हैं, वो जून से सितंबर तक चलती हैं, जून में हो जाती है, सितंबर में निकाल ली जाती हैं। तो इसमें होती कौन सी? चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर। ये उत्तर में बोई जाती है। दक्षिण में बोई जाती है, दक्षिण भारत में बोई जाती है जिसमें चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। रबी की फसलें जो है अक्टूबर में बोई जाती हैं, मार्च में काटी जाती है। गेहूँ, ग्राम, सफ़ेद सरसों और जौ, ये सब उत्तरी राज्यों में, और दक्षिणी राज्यों में जो बोई जाती है, इधर भी चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ज्वार। तो इधर सेम फसलें हैं जो पहले थी। जायद फसलें अप्रैल में बोई जाती हैं, जून में निकाली। ये सब्जी, फल, चारा होता है इसमें। और उत्तरी राज्यों में और दक्षिणी राज्यों में चावल, सब्जियाँ, चावल हर बार है दक्षिणी राज्यों में, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये तो पूछने वाला क्वेश्चन ही था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर सीएसओ द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। तो सीएसओ करता है जीडीपी की गणना, ये ध्यान रखेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? एनडीपी जो होता है मतलब शुद्ध घरेलू, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होता है जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास को हम हटा दें। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है आपका जीएनपी में से अगर हम मूल्यह्रास को हटा दें। मूल्यह्रास क्या होता है? समय के साथ टूटने फूटने के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में कमी जो होती है उसको मूल्यह्रास बोलते हैं हम लोग, मूल्य में जो घटोत्तरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु इनमें से कौन कार्य कर रहा है? तो भाई साहब कौन कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह भी कर रहे हैं, जिसको एसडीजी ग्रुप बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। राज्य सरकार के वित्तीय संगठन बिल्कुल काम कर रहे हैं, और तुम्हारा व्यावसायिक प्रतिनिधि भी काम कर रहा है, सभी काम कर रहे हैं ये सब। तो समितियाँ जिसमें 18 से 50 की उम्र से सब ये सब काम करते पड़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ी संस्था जो है नाबार्ड है। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा कि नाबार्ड है। तो नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मतलब क्रांति ला दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? तो बैंक दर कौन तय करेगा? भाई आरबीआई तय करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक दर तय करता है। आरबीआई करता क्या? रेपो दर क्या होती है? रेपो पुनः खरीद विकल्प को दर्शाता है, जिस दर से आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है, अर्थात वह दर जिस पर बैंक बाद में आरबीआई के साथ रखी गई प्रतिभूति को वापस खरीद लेता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो के जिस दर पर आरबीआई
बैंक से उधार लेता है, जिस आरबीआई बैंक से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। सीआरआर क्या होता है, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। ये एक नकदी के प्रतिशत से संबंधित है जिसे प्रत्येक बैंक को आरबीआई के पास कैश रिजर्व के रूप में रखवाना होता है। एसआरएल क्या होता है, मतलब कि आपका सॉलिडिटी लिक्विड रेशियो क्या होता है, तो संविधित तरलता अनुपात होता है कि इसमें एसआरएल के जमा का न्यूनतम प्रतिशत होता है। एक वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य के रूप में बनाए रखता है। ओएमओ या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई द्वारा बेचा और ख़रीदा जाता है। बैंक दर क्या होती है, ये आधिकारिक ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंक को ऋण प्रदान करता है और वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालिक ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या होती है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और ये हमारे बैंकिंग प्रणाली 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। सेबी क्या होता है, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना। एक संवैधानिक निकाय बनाया गया, वैसे स्थापना इसकी 2 साल पहले हो चुकी थी। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। सेबी एक अर्ध विधायी संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था भी है। एसबीआई, इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में। वित्त मंत्रालय 29 अक्टूबर 1946 को गठित, इसके 5 विभाग हैं। 29 अक्टूबर 1946 को जब अंतरिम सरकार बनी तब गठन हुआ था। आर्थिक मामलों का विभाग इसके अंदर आता है, व्यय विभाग इसके अंदर, राजस्व विभाग इसके अंदर आता है, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सब थे अब इसके क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत। ये टेस्ट था इकोनॉमी का, सिंपल वे में।